ये क्वेश्चन अभी यूपी टेट सी टेट और जो दूसरे स्टेट हैं उनके द्वारा जो टेट आयोजित किए जाते हैं उनके हैं। लेकिन इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको आपको दिया। फिर है आपका बुद्धि परीक्षण के प्रकार। पहला बुद्धि परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत भी आपके दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक, और सामूहिक भी दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब व्यक्तिगत परीक्षण के शाब्दिक परीक्षण में कौन कौन से आते हैं? विनय सामन का बुद्धि परीक्षण, स्टेनफोर्ड विनय परीक्षण, वेस्लर वैल्यू परीक्षण और वर्नन बट का तार्किक परीक्षण, ठीक है। वही व्यक्तिगत परीक्षण के अशाब्दिक परीक्षण में कौन कौन आता है? चित्रांकन, चित्रपूर्ति, वस्तु संयोजन, अंक प्रतीक, भूलभुलैया, आकार फलक, भाटिया परीक्षण माला और मेरिल पावर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, ठीक है। ये सारे आपके व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर है ये आपका है जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका आयु कितना रहता है? 140 रहता है। उसके बाद ज़्यादातर पूछा जाता है सामान्य का, 90 से 110। फिर ज़्यादातर इन तीनों का पूछा जाता है, ठीक है, कि 20 या 25 से कम किसका रहता है, उनको क्या बोलते हैं? 20 या 25 से 50 जिनका रहता है, 20 से 50 या 25 से 50 जिनका आयु रहता है उनको क्या बोलते हैं? 50 से 70 जिनका रहता है उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों सामान्य बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि, ज़्यादातर इनके आईक्यू लेवल पूछे जाते हैं। फिर है आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र, जो भी इससे पहले भी हमने पढ़ा था, सेम है कि सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न ने मानसिक लब्धि का शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि सबसे पहले जो मानसिक लब्धि का प्रयोग किया था मेंटल क्वेश्चन का, वो स्टर्न ने ही किया था, ठीक है। उसके बाद टर्मन ने क्या किया? टर्मन ने इसमें ये जो सूत्र दिया था वो आपका स्टर्न ने दिया था, ठीक है। टर्मन ने इसमें थोड़ा संशोधन किया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, जो आज हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस सूत्र का बुद्धि लब्धि नापने के लिए। फिर है आपका कि अभी फॉर्मूला आ जाए, क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में भी आया था, जो आपका री एग्जाम में, कि किसी की मेंटल एज 14 ईयर है, ठीक है, और आपकी इसमें ये गलत दिया, मानसिक नहीं, इसकी वास्तविक आयु रहेगी, क्रोनोलॉजिकल एज रहेगी, वो 10 वर्ष है, ठीक है। तो उसको जो आप उसका जो आईक्यू रहेगा वो कितना रहेगा? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, यानी कि 14/10 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 140। फिर है आपका कि वेस्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण क्या होता है? ये जो है आपका वेस्लर, इसका निर्माण 1944 में वेस्लर ने किया था, ठीक है। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 5 मौखिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण इसमें शामिल है, ठीक है। अब भारत में बुद्धि परीक्षण का क्या हिस्ट्री रही है कि 1912 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया ऑप्शन का एग्जाम में, री एग्जाम में, कि जो भारत में था 1912 में CH राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। क्वेश्चन आपका था री एग्जाम में आया था कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारत में किसने, भारत अनुकूलन किसने किया था? वो CH राइस ने किया था, ठीक है। इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? इसका नाम रखा था हिंदुस्तानी बिने परीक्षण, ठीक है। फिर 1927 में डॉक्टर जे मनरो ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। ये भारत में बुद्धि परीक्षण की हिस्ट्री है। फिर 1954 में क्या, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। फिर पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस जलोटा ने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया। भारतीय बैटरी बुद्धि परीक्षण भारत में प्रचलित परीक्षणों में सबसे लोकप्रिय बुद्धि परीक्षण है। इसमें 5 उप परीक्षण शामिल हैं। फिर आपका आता है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी। ये जो है पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से लिया गया? ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा है गिलफोर्ड और ऑलपोर्ट के अनुसार। फिर आपका आता है ये ड्राइवर के अनुसार। फिर आपका आता है व्यक्तित्व के प्रकार। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रकार है, एक है भावशून्य, क्रोधी, आशावादी और शिक्षावादी, ठीक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बता दिए। फिर आपका आता है व्यक्तित्व के प्रकार क्रैचमर द्वारा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी साइकी एंड कैरेक्टर। इसमें उन्होंने 3 प्रकार बताए, लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय। फिर उन्होंने इनकी विशेषताएं भी बताई कि लंबकाय किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सुडौलकाय कैसे होते हैं और गोलकाय कैसे होते हैं। जुंग 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 लिखा होगा या कहीं पर या बना होता है, युंग लिखा होगा, ठीक है। युंग ने जो आपके बताए वो थे अंतर्मुखी, बहुर्मुखी और
उभयमुखी, ठीक है। फिर आपका जो स्प्रेंजर थे, इनकी बुक थी टाइप्स ऑफ मैन में इन्होंने कितने बताए? इन्होंने 6 बताए। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक और राजनीतिक। शेल्डन ने शारीरिक गठन और व्यक्तित्वशील गुणों के आधार पर, इनकी पुस्तक थी द वैराइटीज ऑफ टेम्परामेंट, इन्होंने 3 बताए, एंडोमर्फी, मेसोमर्फी, एक्टोमर्फी, ठीक है। शेल्डन द्वारा ये वर्गीकृत है। फिर कैनन ने बताया अंतस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। अब ये भी है कि ये जो उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो किस प्रकार से बताए हैं। क्रैचमर ने जो बताए हैं वो शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो एमसीक्यू ऐसे भी बनता है कि शारीरिक रचना के आधार पर आपका लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय ये किसने बताए हैं, यानी कि स्थैनिक, एथलेटिक और पिकनिक किसने बताए? क्रैचमर ने। युंग ने जो वर्गीकरण किया पर्सनालिटी का वो सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से किया कि कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एम्बीवर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्प्रेंजर ने जो वर्गीकरण किया पर्सनालिटी का वो वैल्यूज़ के आधार पर किया। कुछ सैद्धांतिक होते हैं, कुछ इकोनॉमिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ कलात्मक होते हैं, कुछ राजनीतिक होते हैं। उसके बाद जो सेल्डन थे, सेल्डन ने शारीरिक गठन और व्यक्तित्वशील गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया, एंडोमर्फी, मेसोमर्फी और एक्टोमर्फी, ठीक है। कैनन ने क्या किया? इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर जो है वर्गीकरण किया, जैसे थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रेनल ग्रंथि, ठीक है। फिर आपका आता है व्यक्तित्व को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। जैविकीय कारक होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं। जैविकीय कारक में कौन कौन होता है? वंशानुक्रम हुई, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, नलिका विहीन ग्रंथियों का प्रभाव, शारीरिक रचना का प्रभाव, दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव, मानसिक योग्यता का प्रभाव और विशिष्ट रुचि का प्रभाव। वातावरण में भौतिक वातावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, आर्थिक स्थिति, जनसंचार, ठीक है। यानी कि जनसंचार में गए मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हो गए, टीवी वगैरह हो गए, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसका हमारी पर्सनालिटी पर असर आना शुरू हो जाता है। फिर धार्मिक वातावरण, ठीक है, ये सब आपके वातावरणीय कारक है। फिर है आपका व्यक्तित्व के सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो आपसे ऑप्शन आपका आया भी है एग्जाम में, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन का है। सीलगुड़ सिद्धांत ऑलपोर्ट का है। सीलगुड़ सिद्धांत, 2 सिद्धांत है सीलगुड़ के, एक ऑलपोर्ट का है, एक कैटल का है, ठीक है। मानवतावादी अब्राहम मैस्लो, मांग सिद्धांत हेनरी ए मोरे का, सामर्थ्यिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है, जैविक सीलगुड़ सिद्धांत आइजंग का है और मनोसामाजिक एरिक एरिक्सन का है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, देखिए जो व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है जो आपका एग्जाम में भी पूछा गया था, इसके प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें इस सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय हैं। पहला तो है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये आपके मन के प्रकार भी हैं, ठीक है। 3 मन के 3 प्रकार होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। ये आपका पेपर 1 में क्वेश्चन आया भी है। फिर आपका आता है कि इदम, अहम, पराहम, ठीक है। ये क्या होता है? सबसे पहले कॉन्शियस माइंड देख लेते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि इसमें सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार संचालित होता है। ये सामने से दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति कैसा है, क्रोध कर रहा है, हंसमुख है, कैसा है। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अचेतन में असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं होती हैं। जो हमारी व्यक्तित्व को नापने वाली जो प्रक्षेपीय वृद्धियाँ होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड का ही वो मापन करती हैं। ये आपका री एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन। अर्धचेतन, ये चेतन और अचेतन के बीच पुल का कार्य करता है, ठीक है। और फ्राइड ने चेतन और अचेतन पक्षों की तुलना पानी पर तैरते बर्फ के टुकड़े, आइसबर्ग से की है। इदम क्या होता है कि ये जन्मजात प्रकृति होती है। जो इदम है या ईड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये जन्मजात प्रकृति है। इसमें व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ, जन्मजात वासनाएं, दमित इच्छाएं आती हैं। ये तत्काल सुख, आनंद और संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अहम में क्या होता है? ये वास्तविकता से संबंधित होता है। ये आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन होता है। ये इदम और पराहम के बीच तालमेल स्थापित करता है। पराहम क्या होता है? सुपर ईगो, कि ये सामाजिक मान्यता, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है और चेतन से ये निर्धारित होता है, ठीक है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 गत्यात्मक पक्ष बताए, मूल प्रवृत्तियाँ, दुश्चिंतता और मनोरचना। फिर आपका आता है
व्यक्ति का सेल कोड सिद्धांत जो G.W. ऑलपोर्ट ने दिया था। फिर व्यक्ति का सेल कोड सिद्धांत ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ये R.B. कैटल ने दी थी। दो पर्सनालिटी हैं, दोनों ही सेम है, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, एक के प्रवर्तक थे G.W. ऑलपोर्ट और एक के प्रतिपादक थे R.B. कैटल। ऑलपोर्ट ने क्या किया है, इन्होंने जो है व्यक्तित्व को 7 भागों में विभाजित किया, और जो R.B. कैटल थे इन्होंने 12 प्राथमिक सील गुण बताए। ठीक है, फिर आपका आता है व्यक्ति का मानवतावादी सिद्धांत, ये आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया। फिर आपका आता है व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत, ये हेनरी एमोरे ने दिया था। व्यक्तित्व का साम्राज्यिक सिद्धांत, ये कार्ल रोजर्स ने दिया था। फिर आपका ये सेम आ गया। फिर आपका इसके बाद ये है कि व्यक्तित्व का जैविक सील गुण, ये आपके आइजेंक ने दिया था। अभी व्यक्तित्व की विमाएँ हैं, ठीक है, डायमेंशन है, मुखता, मनोविक्षिप्तता और मनस्ताप। ठीक है, जो आइजेंक जो थे इन्होंने व्यक्तित्व का जैविक सील गुण सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने 3 विमाएँ बताई थी, मुखता, मनोविक्षिप्तता और मनस्ताप। फिर आपका आता है कि जो व्यक्तित्व का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये आपका एरिक एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने दिया था। देन ये आपके व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपीय। आत्मनिष्ठ में 3 होती हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में कौन कौन सी आ जाती हैं? रेटिंग स्केल, क्वेश्चनायर, सिचुएशनल टेस्ट, सोशियोमेट्रिक और साइकोड्रामा। प्रक्षेपीय में आती है एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन, ऑर्डरिंग और एक्सप्रेशन। फिर आपका आता है आत्मनिष्ठ विधियाँ में क्या होता है? जो आत्मनिष्ठ होती हैं वो व्यक्ति के अनुभव और धारणा पर निर्भर करती हैं। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, इसमें व्यक्ति के अनुभव और धारणा का प्रभाव मापन पर नहीं पड़ता है। प्रक्षेपीय विधि में क्या होता है कि इस प्रकार के परीक्षणों में व्यक्ति के अचेतन में व्यवहार को अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तेजक प्रस्तुत किया जाता है जिन पर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड का मापन होता है। उसमें से इसके बाद आपका आता है जो साक्षात्कार, इसमें जो बताया गया है ये 2 प्रकार का बताया, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, संरचनात्मक या संरचनात्मक, ये सेम ही है। फिर जीवन इतिहास विधि है, और आपकी जो प्रश्नावली है, क्वेश्चन आया भी गया है कि ये प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चनायर जो होती है, जो व्यक्तित्व को मापने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, जो आपकी किस मापनी में आती है, ये आपकी वस्तुनिष्ठ मापनी में आती है। ये कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, फिर आपका आता है निर्धारण मापनी, 6 प्रकार की होती है। पूछ लिया जाता है कि निर्धारण मापनी के प्रकार कौन से? चेकलिस्ट, आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफिक, रैंकिंग, पोजिशनल और फोर्स चॉइस। फिर आपका आता है समाज मिति, जो मैंने बताया कि समाज मिति के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? J.L. मोरोनो थे। ठीक है, इसके बाद आपका जो सब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो दिया था वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, रोड्स मर्सी लक्ष्य परीक्षण, इसके बारे में ज़्यादातर हम लोग जानते हैं। ये किसने दिया था? ये प्रक्षेपी तकनीक है व्यक्तित्व को नापने की, हरमन रोसास ने दी थी। इसमें 10 कार्ड होते हैं। फिर आपका आता है टेट, TAT, थेमेटिक एप्रिशिएशन टेट, ये मॉर्गन और मुरे ने दी थी। ठीक है, इसमें 31 कार्ड होते हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल टेक्निक है। फिर CAT, चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट, ये किसने दी थी? ये लियोपोल्ड बेलेक ने दी थी। ठीक है, इसमें 10 चित्र होते हैं जो जानवरों से संबंधित होते हैं। सीनियर अप्रिशिएशन टेस्ट, ठीक है, इसका निर्माण भी लियोपोल्ड बेलेक ने ही किया था। फिर आपकी आती है मायर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर, ये क्या है? ये संरचित तकनीक पर आधारित है और ये उत्तरदाताओं को अपनी पसंद, नापसंद, ताकत, कमजोरी, अन्य लोगों के साथ संगतता आदि को समझाने की अनुमति देती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसकी फुल फॉर्म, ये किसने दी है, साथ में इसमें कितने कार्ड होते हैं, इस तरह के MCQ इससे बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी आपकी व्यक्तित्व को नापने की विधियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है प्रक्षेपी विधि, जो व्यक्तित्व को नापने की जो प्रक्षेपी विधि हैं ये सारी हैं। ठीक है, शब्द साचार्य परीक्षण जो गाल्टन ने दी थी। ठीक है, चित्र साचार्य, वाक्य पूर्ति, मनोनाटकीय, खेल प्रविधि,
शाब्दिक खेल प्रविधि और जिसमें मॉन्टेसरी वगैरह भी शामिल है। स्याही की धब्बों का परीक्षण है, बोध परीक्षण है, थीमेटिक जो मरे मोर्गन ने दिया था। चिल्ड्रन अप्रिशिएट टेस्ट बोरॉन जो कि लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था। ये सारी आपकी क्या है, ये सारी व्यक्तित्व को नापने वाली आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, ठीक है। फिर आपका आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण। जो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसके क्या गुण होते हैं। पहला तो है वो वैध होना चाहिए, ठीक है। किस प्रणाली का मुख्य गुण है कि इसकी वैधता, कि उसे निर्धारित योग्यता को प्राप्त करता है जिसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। फिर वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विविधीकरण और धन की बचत, समय की बचत, ये सारे आपके किसके गुण हैं, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के गुण। अगर एमसीक्यू आता है कि आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण कौन कौन से होते हैं, उसमें होते हैं वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विविधीकरण, धन की बचत, समय की बचत और आपका विस्तृत प्रतिनिधित्व, संक्षिप्त उत्तर, उत्तर की सरलता, छात्रों का संतोष, छात्रों के लिए उपयोगी, अंकों में समानता, अंकन में सरलता, रटने का अंत और ज्ञान की वास्तविक जांच। ये सारे आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के गुण या विशेषता। इसके दोष भी होते हैं क्या, अनुमान तुक्का लगा सकते हैं बच्चे, भाव प्रकाशन की असमर्थता, ज़्यादा लिखने को होता नहीं है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। भाषा और शैली, जब लिख ही नहीं पाते तो भाषा शैली तो दुर्बल होगी, ठीक है। श्रेष्ठ मानसिक शक्तियों की जांच असंभव। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखकर ही पता चलती हैं कि बालक किस प्रकार से सोचता है, ठीक है। ये सारी आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष में आता है। फिर आपका आता है उपलब्धि परीक्षाओं का उपयोग किस में होता है। अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग हम किस किस में करते हैं। तो थॉर्नडाइक और हैगन ने विद्यालय में उपलब्धि परीक्षणों में अनेक उपयोगों का उल्लेख किया, जिसमें श्रेणी विभाजन, वर्गीकरण करने में, ठीक है, प्रेरणा, व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत सहायता, शैक्षिक निर्देशन, परामर्श। जो ये एमसीक्यू था भी आपका एग्जाम में था कि उपलब्धि परीक्षाओं का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या है। श्रेणी विभाजन, वर्गीकरण, प्रेरणा, व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत सहायता, शैक्षिक निर्देशन, परामर्श, छात्रों की कठिनाई के निदान, अध्यापक के कार्य का परीक्षण। ये सारे आपका उपलब्धि परीक्षण के उपयोग में आता है। फिर है आपका प्रश्नावली विधि, जो क्वेश्चन आयर जो होता है इसमें क्या होता है। ये तो 4 प्रकार की होती है मुख्य रूप से आपके, ठीक है। बंद प्रश्नावली किस प्रकार की होती है। प्रश्नावली पे ये पूछा जाता है जो प्रश्नावली होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। और सबसे पहले बंद प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चन आ रही है। इसमें क्या होता है कि इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने हाँ या नहीं छपा रहता है। व्यक्ति को उसके उत्तर हाँ या नहीं में से एक को काट कर देना, हाँ है तो हाँ लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। खुली प्रश्नावली किस प्रकार की होती है कि इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरा और लिख कर देना पड़ता है, ठीक है। ओपन क्वेश्चन आया। उसके बाद आता है सचित्र पिक्चोरियल। इसमें क्या होता है कि इस प्रश्नावली में चित्र दिए रहते हैं और व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर विभिन्न चित्रों पर निशान लगा देने पड़ते हैं। मिश्रित में क्या होता है कि इस प्रश्नावली में जो उपयुक्त पूरी है ना, खुली, बंद और सचित्र, इन तीनों का इसमें मिश्रण होता है। अब क्वेश्चन आए जो प्रश्नावली है उसके गुण क्या होते हैं। इस विधि में समय की बचत हो जाती है, अनेक व्यक्तियों की एक साथ परीक्षा हो जाती है। जैसे जनसंख्या का जनसंख्या जब 2011 में जो काउंटिंग हुई थी तो उसमें क्वेश्चन आयर इसी प्रकार से बनाए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन बनाए जाते हैं हाँ नहीं के, कितने बच्चे हैं, कितने अशिक्षित हैं, ठीक है, कास्ट क्या है आपकी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आयर बनाए जाते हैं। तो ये इसमें क्या हाँ नहीं या टिक मार्क इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इससे समय की बचत होती है और अनेक व्यक्ति की एक बार में परीक्षा हो जाती है। इस विधि में एक प्रश्न के अनेक उत्तर मिलने के कारण व्यक्ति को तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग करके व्यक्तित्व के किसी भी गुण का मापन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन आयर है इससे व्यक्तित्व के हम किसी भी गुण का मापन कर सकते हैं। दोष क्या है, इस विधि में व्यक्ति सब प्रश्नों को उत्तर न देकर केवल कुछ ही प्रश्नों को उत्तर दे सकता है। मतलब मेरी मर्जी है कि मैं इसका उत्तर दूं या ना दूं, ठीक है। क्वेश्चन आयर में ये हो जाता है। और इस विधि में व्यक्ति कभी कभी प्रश्नों को भली प्रकार से ना समझ सकने के कारण ठीक उत्तर नहीं दे पाता। हो सकता है व्यक्ति को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, पूछा कुछ जा रहा है वो लिख कुछ और आया। इस विधि में व्यक्ति लापरवाही से जानबूझकर गलत उत्तर दे सकता है, ठीक है। फिर है उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप। पहला तो है मानकीकृत, फिर है अमान्यीकृत या शिक्षक निर्मित, ठीक है। अब शिक्षक निर्मित कौन कौन से होते हैं, आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जिसमें से सब्जेक्टिव भी आपके 3 प्रकार के, ओरल, प्रैक्टिकल और रिटन, ठीक है। अब एक और इसके अलावा एक और इसका जो है रिप्रेजेंटेशन है उपलब्धि परीक्षण का, कि मानकीकृत परीक्षण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उपलब्धि परीक्षण और विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण।
विशिष्ट में आपके वाचन संबंधी, निदान संबंधी, दक्षता संबंधी, गणित संबंधी और भाषा संबंधी आते हैं। फिर अब जो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उपलब्धि और निदानात्मक। उपलब्धि में आपके निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न जो होते हैं, है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यास्मरण जो रिकॉल किए जा सकते हैं, एक प्रत्या जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। रिकॉल में कौन कौन, ये आपके क्वेश्चन में भी था, रिकॉल में कौन कौन आता है, सिंपल रिकॉल और रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिकॉग्नाइजेशन टाइप में आपको रहते हैं आपके मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, एनालॉगी टाइप और क्लासिफिकेशन टाइप और मैचिंग टाइप, ठीक है। ये सारे आपके प्रताप विज्ञान या रिकॉग्नाइजेशन टाइप में आते हैं। तो एमसीक्यू आपका पूछा भी गया है, इसमें री एग्जाम में भी है और एक और आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें भी था, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याप विज्ञान। रिकॉग्नाइजेशन टाइप में आपके बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और मिलान रूपी, मैचिंग टाइप। और रिकॉल में आपके रहते हैं सिंपल रिकॉल और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिर है आपका निबंधात्मक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था अभी री एग्जाम में। वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रकार के प्रश्न, परिभाषात्मक प्रकार के प्रश्न, ठीक है। सूची निबंध, रूपरेखात्मक, आलोचनात्मक, तुलनात्मक, उदाहरणात्मक, स्पष्टीकरण, विश्लेषणात्मक, विवेचन, ये सारे आपके निबंध जो निबंधात्मक प्रश्न है उसके प्रकार हैं। अब आकलन की तकनीक ये मैं बता चुकी हूँ, ओके। फिर आती है सांख्यिकी, आपके स्टैटिस्टिक्स। जो सांख्यिकी जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने किया था, ठीक है। सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। कब किया था, 1749 में किया था। इनको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। जो सांख्यिकी जो शब्द है अंग्रेजी भाषा में इसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये अंग्रेजी के स्टैट और लैटिन भाषा के स्टैटस से और या इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मन के स्टैटिस्टिक शब्दों से मिलकर बनी है, ठीक है। एमसीक्यू बन जाता है तो इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये जो सांख्यिकी है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो जाता है, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है कि आंकड़ों की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में एकत्रित किया जाए। दूसरी है कि सांख्यिकी की प्रमुख विशेषता कि अनावश्यक तथ्यों को एकत्रित करने से रोका जाए। इसके लिए आवश्यक है कि आंकड़ों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर एकत्रित किया जाए। मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित मापन के द्वारा किया जाता है। ये मापन विभिन्न यंत्रों, उपकरणों या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो सांख्यिकी में संख्यात्मक अध्ययन होता है, इन तथ्यों को संख्या द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनका अध्ययन भी सांख्यिकी के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब जो सांख्यिकी जो होती है ना उसमें केवल जो संख्यात्मक अध्ययन होगा ये उसी का ही अध्ययन कर पाती है, और जिन तथ्यों को हम संख्या द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते उनका अध्ययन हम सांख्यिकी के द्वारा भी नहीं कर सकते। मुख्य रूप से सांख्यिकी का प्रयोग सामूहिक अध्ययनों में होता है जिसके परिणाम औसत पर निर्भर करते हैं, ना कि व्यक्तिगत इकाई पर। इसका मतलब यह है कि सांख्यिकी जो होती है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है, ठीक है। अनुमान पर आधारित होती है, औसत पर आधारित होती है। फिर तथ्यों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करके समय शुद्धता का ध्यान रखना जाता है ताकि शुद्ध आंकड़ों से शुद्ध परिणाम प्राप्त किया जा सके। यानी कि सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक होती है ये केवल उन्हीं का अध्ययन कर सकती है जो तथ्य हम संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, सांख्यिकी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती है, ठीक है, इसमें गलती की संभावना रहती है। फिर इसके प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहली है प्राचल या पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, दूसरी आपकी है अप्रचालित यानी कि नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। प्राचल में क्या होता है कि इस सांख्यिकी का संबंध समष्टि के किसी एक विशेष प्राचल से होता है तथा आंकड़ों के आधार पर प्राचल के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार की सांख्यिकी में जिस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है वे आंकड़े प्रतिदर्श और सामान्य वितरण से संबंधित होते हैं। तो एमसीक्यू ये बनता है कि प्राचल सांख्यिकी में जो इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है वे आंकड़े प्रतिदर्श और सामान्य वितरण से संबंधित होते हैं, ठीक है। इसमें रैंडम सब सैंपल, होमोजेनिटी और वेरिएशन का उपयोग वैध माना जाता है, ठीक है।
और इस प्रकार की सांख्यिकी यानी कि जो प्राचल सांख्यिकी होती है इसमें आंकड़ों की सार्थकता का अध्ययन, स्टैंडर्ड एरर, टी टेस्ट, ठीक है, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तथा संबंधित सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया जाता है। और प्राचल सांख्यिकी में पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना भी इसमें वैध मानी जाती है। फिर आपका आता है अप्राचल। ये इसमें क्या रहता है कि उपयुक्त अतिरिक्त कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जहाँ ना तो संयोगी चयन होता ना सामान्य वितरण, ठीक है, यानी जिन ऐसी चीज़ों का स्टैटिस्टिक निकालना जो पैरामीट्रिक नहीं है, मतलब जिनका कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं है। ऐसे आंकड़ों की संख्या कम होने के कारण आंकड़ों का सर्वत्र विकृत होता है। इन आंकड़ों की एक विशेषता ये भी होती है कि इनका एक समष्टि के प्राचल से संबंध भी नहीं होता है। ऐसे आंकड़ों से संबंधित सांख्यिकी विधियां अप्रचाल सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। इन्हें वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहते हैं। इस प्रकार की सांख्यिकी विधियों में मीडियन, स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सी स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, साइन रैंक ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंस, ये सारी आपकी वितरण मुक्त सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं और प्रचाल सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। और प्राचल में कौन आ रही, प्राचल में क्या कौन थी, होती है आपकी पियर्सन सहसंबंध गुणांक, ठीक है, ये आपका प्राचल में आता है। फिर आपका आता है, ये तो आपकी थी स्टैटिस्टिक्स। फिर आती है कि आपकी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है, वर्णनात्मक और निष्कर्षात्मक, ठीक है। वर्णनात्मक में कौन कौन इसमें आपके आ जाते हैं, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑगिव, ठीक है। और निष्कर्षात्मक सांख्यिकी में प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मानक त्रुटि, सार्थकता, ये सारे आपके निष्कर्षात्मक सांख्यिकी में आ जाते हैं। ये सब आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आता है। फिर आपका आता है सांख्यिकी की सीमाएं भी हैं, क्या कि सांख्यिकी अध्ययन सामूहिक स्तर पर किया जाता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर सांख्यिकी का इस्तेमाल नहीं होता, सांख्यिकी का इस्तेमाल सामूहिक स्तर पर ही किया जाता है। दूसरा है कि सांख्यिकी निष्कर्ष पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होते, यानी कि सांख्यिकी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है। और सांख्यिकी निष्कर्ष पूर्ण रूप से प्रमाणित तभी हो सकते जब सांख्यिकी विधियों का प्रयोग अधिक सावधानी से किया गया हो, यानी कि गलती की संभावना रहती है। फिर है आपका, इसका प्रयोग केवल प्रशिक्षित व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है, केवल शिक्षित व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। संपूर्ण मानव व्यवहार का वर्णन केवल अंकों द्वारा तो हम कर नहीं सकते, और सांख्यिकी केवल उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं का ही अध्ययन कर सकती है जिनको हम नंबर्स द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इसकी सीमा है। फिर है कि सांख्यिकी अध्ययनों के लिए तथ्यों को संख्या द्वारा प्रकट किया जाना आवश्यक है, इसके अभाव में सांख्यिकी विश्लेषण संभव नहीं है। तो जो कल्पना है, चिंतन है, भाव है, इन सब का जी जितनी भी ये कॉम्प्लेक्स आपकी मानसिक क्रियाएं हैं, ये सांख्यिकी द्वारा इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। कल्पना, चिंतन, भाव, इस तरह की चीज़ों का जो है सांख्यिकी में अध्ययन नहीं किया जा सकता। दूसरा आपका, सांख्यिकी के प्रयोग में सतर्कता, निपुणता और निष्पक्ष भावना का होना जरूरी है जिससे शुद्ध परिणाम प्राप्त हो सके। इसके लिए बॉलेस और रॉबर्ट्स ने बोला है कि निरंतर सतर्कता ही गंभीर सांख्यिकी त्रुटियों से छुटकारा पाने का मूल्य है। फिर है सांख्यिकी सामग्री एक रूप तथा सजातीय होना, अंकों की एकरूपता से परिणाम सही निकलते हैं। और दूसरा ये था कि सांख्यिकी का कार्य समअंकों का संकलन करना, उनको व्यवस्थित करना तथा विवरण प्रस्तुत करना है, उनका कार्य निष्कर्ष निकालना नहीं है, ठीक है। सांख्यिकी का कार्य कहाँ तक सीमित है, समअंकों को संकलित करना, उनको अरेंज करना, उनका विवरण प्रस्तुत करना, यह निष्कर्ष निकाल के नहीं देती है, कार्य निष्कर्ष नहीं निकालती है, ठीक है। एक तरीके से इसका काम डेटा एनालिसिस का है। फिर है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन, मीडियन, मोड, मुख्य रूप से तीन ही होती हैं। इसके अलावा गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये भी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी में आती हैं। तो टोटल मिला के जो 5 मापें हैं ये सारी आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कही जाती हैं। फिर आपका आता है माध्य है क्या, जो मीन जो होता है वो क्या होता है कि वह मान जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी कि मेरे को जैसे नंबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, तो इनको मैं प्लस कर दूंगी और टोटल नंबर कितने हैं ये 4, 4 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, मीन होगा, ठीक है, माध्य होगा। और सांख्यिकी में किसी दिए गए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहता है। जैसे मुझे नंबर दिया है 1 2 3 3 4 5 6 6 6, अब ये जो नंबर जो आंकड़े मुझे दिए हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका रिपीटेशन हो रहा है, 6 का हो रहा है,
ठीक है। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक रहेगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, आंसर रहेगा आपका 6। फिर है आपका, अब जैसे ये है देखिए, 2 4 10 1 3 4 6 4 1 6। यहाँ पे देखिए एक कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, दो एक बार, तीन एक बार, चार तीन बार, छः 2 बार, 10 एक बार। क्योंकि इस संख्या में सर्वाधिक पुनरावृत्ति 4 की 3 बार हो रही है, इसलिए इसका बहुलक क्या हुआ, 4। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंकों किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है, मतलब दिए गए अंकों में सबसे ज़्यादा जो अंक रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, वो उन आंकड़ों का बहुलक होता है। फिर आपका आता है माध्यिका। मध्यांक भी बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। अगर पदों की संख्या आपकी विषम है तो माध्यिका आपकी होगी n+1/2। ठीक है, अगर सम है तो n/2 + n/2 + 1/2। ठीक है। अब आपका आता है मध्यमान की गणना हम कैसे करते हैं। जो हमारा माध्य होता है उसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वर्गीकृत के लिए लंबी विधि का इस्तेमाल और सरल विधि का इस्तेमाल। तो ये सरल विधि के इस्तेमाल के द्वारा ये सूत्र है आपका। ठीक है, लंबी विधि के लिए ये सूत्र है, सरल विधि से आपका ये सूत्र है। ये आपका मीन निकालने का सूत्र है। फिर है माध्यिका की गणना भी 2 प्रकार से होती है। ठीक है, ये आपका माध्यिका का सूत्र, ज़्यादातर आपसे सूत्र ही पूछे जाते हैं। ठीक है, माध्यिका सूत्र क्या है, ये किसका सूत्र है, या माध्यिका का सूत्र कौन सा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है। मान लीजिए मुझे ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, इसकी मेरे को माध्यिका निकालनी है, यानी कि मध्यांक निकालना है, मीडियन निकालना है। तो n बराबर क्या है, 7, यानी कि विषम संख्या है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 7, ये विषम है। तो जो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, n+1/2। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आया, चौथा पद। चौथा पद इसमें कौन सा है, 19। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 19। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि निम्न आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या है, जो आपका जो n है वो कैसा सम है, सम है। तो इसमें मध्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, या तो आप वो वाला सूत्र इस्तेमाल कीजिए जो इसमें दिया गया था। n/2 + n/2 + 1/2। अगर ये नहीं तो अगर आप ये वाला सूत्र इस्तेमाल इसमें करते हैं n+1/2 का, तो इसमें आपका जो आएगा वो आएगा आंसर 4.5 वहाँ पर। ठीक है, और जो अंक है ये किस में, चौथी और पांचवी संख्या के मध्य में होगा। चौथी संख्या 6 है इसमें। ठीक है, और पांचवी संख्या 7 है। अब इनका हम मीन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, 6.5। तो इसका जो मध्यांक आएगा वो क्या आएगा, 6.5। उसके बाद आपका आता है बहुलांक, यानी कि मोड की गणना कैसे करते हैं। ये आपका मोड का सूत्र है। ठीक है, जब कब, ये भी 2 प्रकार से होता है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और वर्गीकृत हों, अवर्गीकृत हों और वर्गीकृत। ज़्यादातर आपसे सूत्र ही पूछता है कि ये किसका सूत्र है, या बहुलक का कौन सा सूत्र है, मध्यमान का सूत्र कौन सा, आपको सूत्र लिख के दे दिए जाते हैं। फिर है आपका बहुलक और माध्य का समांतर माध्य में क्या संबंध होता है, मोड = 3 मीडियन - 2 मीडियन, ये आपका एग्जाम में भी आया है। फिर है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला तो जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो ये सूत्र इस्तेमाल होता है, σd²/n, √σd²/n। देन फिर अगर वर्गीकृत हैं तो लंबी विधि के लिए ये वाला सूत्र इस्तेमाल होगा, SD = σfd²/n, √σfd²/n। फिर आपका रहेगा छोटी विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करना, उसमें आपका ये रहेगा सूत्र, CI = √σfd²/n - σfd²/n का होल स्क्वायर, या ये। ठीक है, फिर आपका आता है, ये है कोरिलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक। इसका प्रसार आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका जो प्रसार रहता है आपका +1 से -1। ठीक है,
और सहसंबंध कभी एक से अधिक नहीं हो सकता। अगर सहसंबंध गुणांक की मात्रा 0 से ±0.20 है तो उसको बोला जाता है नगण्य सहसंबंध। ठीक है, इस प्रकार से जो रिलेशन की मात्रा है उसके हिसाब से कोरिलेशन को डिफाइन कर दिया जाता है। और ये जो ये टेबल दी है वो गिलफोर्ड ने दी है 1990 में। ठीक है, और अगर सहसंबंध गुणांक की गणना करने पर अगर पॉजिटिव चिन्ह आता है तो इसको हम सहसंबंध गुण धनात्मक कहते हैं, नेगेटिव आता है तो इसको ऋणात्मक बोल देते हैं। फिर है आपका सहसंबंध की दिशाएं हैं समान दिशा, विपरीत दिशा। फिर है सहसंबंध गुणांक की गणना विधि है। ये सारी आपकी सहसंबंध गुणांक की गणना विधि है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है सहसंबंध गुणांक की कौन सी विधि है, ठीक है, ये कोटि अंतर सहसंबंधी से हम क्या ज्ञात करते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट से हम क्या ज्ञात करते हैं, ज़्यादातर इन दोनों का ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जो स्पीयरमैन की जो क्वेश्चन आया भी है कि स्पीयरमैन का कोटि अंतर या कोटि क्रम विधि आया था ना कि ये किसने दिया, ये स्पीयरमैन का है। ठीक है, इन्होंने दिया है। और इस विधि से हम क्या ज्ञात करते हैं, शील गुण, सब्जेक्ट और परीक्षण के परिणाम आदि में ये सहसंबंध ज्ञात करने में ये इस्तेमाल होता है। और इसका ये सूत्र है। ठीक है, ये भी आया था एग्जाम में, रो इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यू। अगर इसको बाहर ले लेंगे तो ये एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका था प्रोडक्ट मूवमेंट विधि, ये भी पूछा गया था अभी री एग्जाम में, ये पियर्सन ने दिया है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कब होता है, इसको हम अनुपात विधि और कोवेरिएंस मेथड से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको पियर्सन आर भी बोलते हैं, इसको आर संकेत द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, ये आपके हैं सारे प्रतिमान व्युत्पन्न प्राप्तांक। ठीक है, ये जितने भी आपके हैं ये सारे आपके सिग्मा टी हल सी प्राप्तांक स्टेन स्टेनाइन शतांशीय विचलन बुद्धि लब्धि प्राप्तांक, ये सारे आपके क्या कहे जाते हैं, ये सारे आपके प्रतिमान व्युत्पन्न प्राप्तांक कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है अभी एग्जाम में, ये भी आया। फिर है सिग्मा या जेड प्राप्तांक। मेन इसमें बस इतना ही है जो पूछा जाता है, इसका मध्यमान कितना होता है, 0 होता है। सिग्मा का मूल्य सदैव 1 होता है। ठीक है, और आधे सिग्मा मूल्य ऋणात्मक दिशा तथा आधे धनात्मक दिशा की तरफ पाए जाते हैं। फिर इसका जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा ये रहती है। फिर आपका आता है, इसका ये सूत्र है जेड प्राप्तांक ज्ञात करने का। इससे भी अभी क्वेश्चन आया था अभी। फिर आपका आता है टी प्राप्तांक, इसका फॉर्मूला क्या है, ये मैककॉल ने दिया था, ये अभी को पूछा गया है री एग्जाम में। इसका मध्यमान 50 रहता है, मानक विचलन 10 होता है। ठीक है, फिर आपका आता है स्टेन प्राप्तांक, ये आपका रेमंड बी कैटल ने दिया है। ये भी क्वेश्चन आया है आपका कि इसमें स्टेन प्राप्तांक जो 1 से 10 तक बिंदु तक होता है, इसका जो मीन होता है वो 5.5 रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रहता है। तो 2-3 पॉइंट ही रहते हैं जो आपके एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर है आपका तालिका, ये आपकी स्टेनाइन प्राप्तांक की तालिका। ठीक है, ये स्टेन है, ये स्टेनाइन है, कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूज नहीं होना इसके लिए, ये स्टेन है, ये स्टेनाइन है। ये स्टेनाइन में 1 से लेकर 9 तक होती है और मीन इसका 5 होता है। ठीक है, और जो ये स्टेन है ये इसकी जो तालिका रहती है वो 1 से 10 तक रहती है। मध्यमान इसका 5.5 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 2 होता है। फिर आपका आता है ये जो है आपकी जो आपकी विश्वसनीयता जो हम ज्ञात करते हैं उसके लिए आपका सूत्र है, जैसे कि ये है आपका कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला। ठीक है, R11 इजिकल टू n इंटू n-1 सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला है। इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, इससे हम विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको तर्कयुक्त समानता विधि या कूडर रिचर्डसन विधि के नाम से भी जाना जाता है, या केयर फॉर्मूला। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला से क्या नापा जाता है, विश्वसनीयता के लिए इस्तेमाल होता है, और ये कौन सा इसका फॉर्मूला क्या है। फिर आपका आता है
होयट विश्वसनीयता, इसका काम भी यही है, ये भी विश्वसनीयता को ही ज्ञात करता है। ठीक है, ये होयट ने दिया था इसलिए इसका नाम होयट के नाम पर है। फिर आपका आता है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो ये है। ठीक है, तो ये जो सारे थे आपके जो पेपर 2 से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में अभी जो है ज़्यादा कोई टाइम तो है नहीं, और आपको एग्ज़ाम में डेट में भी अंतर नहीं है। ठीक है, आपके लगातार एग्ज़ाम है, तो सबसे अच्छा यही है कि आपने जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन करें, ज़्यादातर एमसीक्यू या नए एमसीक्यू के चक्कर में ना रहें। तो जितना आपने पढ़ लिया उतना काफ़ी है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में से आपको 50 करने हैं, तो ज़्यादातर आपका पेपर आराम से मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए जितना आपकी तैयारी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।